एक दुकान बंद कर देनी चाहिए, एक जिसके आप चेयरमैन थे। एफबीआर को जिंदा रखने में और इस जुर्म में मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मुझे खान साहब ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी थी कि तुम एफबीआर बंद कर दो। कम से कम 10 मरतबा कहा कि तुम गलत हो, ये नहीं चल सकता, तुम इसको बंद करो। आपने पाकिस्तान में एक चैनल को फरा बेच दिया। फरा बहुत बड़ा बेचा था, बहुत बड़ा प्रेशर आया। मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ, फिजिकली विटनेस हूँ, क्या प्रेशर था। इत्तफाकन नाम नहीं लेते, चले नाम नहीं लेते। मैं उस वाक़े के बाद इमरान खान का मुरीद हो गया। बड़ा मासूमाना सवाल है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है वो असेंबली में क्यों दाखिल होता है? मिलिट्री सेक्रेटरी भुट्टो साहब ने शायद शुरू किया था, उससे पहले नहीं होता था। आईएसआई भी भुट्टो साहब ने क्या आईएसआई भी भुट्टो साहब ने बनाई। असेंबली में कोई रेजोल्यूशन क्यों नहीं आई इसके बारे में? यार आप मजाक कर रहे, कौन लाएगा रेजोल्यूशन भाई, कौन लाएगा? इमरान खान ने तो कैदी नंबर 804 है। नहीं, 804 आज ऐलान कर दे कि मैं ये करूंगा, मैं उसके लिए जान दे दूंगा कि हम आईएसआई का पॉलिटिक्स बंद कर देंगे। ये 10 करोड़ लोगों का कौन हिसाब देगा? ये मुल्क 25 करोड़ का है, उसमें से 10 करोड़ अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ये होगा क्या बॉस? यहाँ कोई सही को कोई समझ है कि नहीं है? आप लोग आए थे सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए, आप लोग आए थे तब्दीली के लिए, और सबसे ज्यादा वाहियात हरकतें सिविल सर्विस में आपने की। ये आपकी इस मीटिंग के बाद क्या हुआ ये तो आपने सुना दिया ना, उसके बाद का मुझे पता। उसके बाद फाइल खान साहब के पास पड़ी थी, 1 साल पड़ी थी, 21 से 22 वो हुई नहीं उनकी। उन्होंने कहा यार मैं आया बोल, he said to me कि मैं एक कागज पागल बना रहे हो। नहीं, he said to me कि मैं पागल हो गया उसको देख के। अस्सलाम वालेकुम शोबर भाई। वालेकुम सलाम। अली, देखें, हमने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था और हमें वापस फोकस पे आना चाहिए कि हम दोनों का बड़ा डीप तजर्बा है गवर्नमेंट में रहने का। और आपके बारे में मैं बात नहीं करता, मगर मैं अपने बारे में कहता हूँ कि एक नाकाम चेयरमैन एफबीआर, कम से कम ये मैं बयान करना चाहता हूँ कि मैं क्यों नाकाम रहा या हमारी गवर्नमेंट क्यों नाकाम रही। और हमें रियल टाइम, बाकी तो मैं आपको देखते हैं कि मैं बेशुमार मीडिया पे जाता रहता हूँ और बात करता रहता हूँ। मैं इस प्रोग्राम जो मैंने और आपने प्रोग्राम शुरू किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि हमें लोगों को ये बताना है कि हमारा रियल टाइम एक्सपीरियंस, कोई ये नहीं कि हमने कहीं से सुना है या किसी को, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है वो मैंने डिस्कस करना है। और कम से कम पाकिस्तान की आवाम इस चीज़ से आगाह हो कि ये होता है इस्लामाबाद में, ये होता है हमारे साथ। और ये वजह होती है कि जब हम कहते हैं कि इक़्तिदार में नहीं आए, जब मेरा जैसा इंसान आज ये दुआ करता हूँ मैं कि मुझे कोई इक़्तिदार के लिए बुला नहीं ले। मैं आपको सिंसियरली कह रहा हूँ। मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि जो मैंने तुम्हारी हालत देखी थी इस्लामाबाद में, जब तुम इस्लामाबाद में थे, उसके बाद अगर तुमने कोई गवर्नमेंट की पोस्ट अब ली तो मैं अपना घर छोड़ जाऊंगी। शी सेड कि नहीं कोई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ये क्या वजूहात हैं कि हमारे जैसे लोग इस हद तक मुतनफ़िर हो गए हैं। दूसरी बात ये जो अफसोस, इसमें एक सेकंड पार्ट ये आता है कि जब हम बाहर निकल जाते हैं और हम गवर्नमेंट में नहीं होते तो मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग आ जाते हैं जो एक्चुअली, मैं बाज़ दफ़ा जो लगता है कि उनके अंदर सैनिटी प्रिवेल ही नहीं कर रही। मुझे तो बाज़ दफ़ा मासूम लगते हैं। मतलब मैं अभी 10 साल कारकर्दगी, अभी टीवी पे बैठा हुआ शहबाज शरीफ की 10 साल 100 दिन की कारकर्दगी के बारे में प्रोग्राम देख रहा था। मुझे एक्चुअली, आप हंसेंगे, मुझे एक्चुअली उस आदमी पे तरस आ रहा था। वो पीला कोट पहन के और नीली टाई लगा के आ जाता है बेचारा, हर दफ़ा आ जाता है, तो वो मुझे उस पर तरस आ रहा था कि यार ये बेचारे को किसी ने कहा होगा कि जाके 100 दिन की कारकर्दगी बयान कर दो। क्या आपके ख्याल में अवाम इस 100 दिन की कारकर्दगी को, या आम आदमी या कोई, या वो खुद अपने दिल में इससे मुतमईन है कि वो जो कह रहा है? तो हमें ये चाहिए कि हम बिल्कुल रियलिस्टिकली नॉन पार्टीसन अप्रोच में ये बयान करें, लोगों को ये सामने लाएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारा मुल्क सही क़यादत नहीं अडॉप्ट कर पा रहा, सही मसलों को नहीं देख पा रहा, क्या वजह है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? और वो रियल टाइम एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं भी गलत कह रहा हूँ, आप भी गलत कह रहे हो सकता है, मगर कम से कम एटलीस्ट लोगों से शेयर कर लें। यही हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल ठीक है। आप इतनी सारी कागज ले आए, ये किस बात के लिए? मैं जरा आपसे आज काफी तैयारी करके आया हूं जी। आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है ना, ये सब्जेक्ट मैटर गुरु जिसको आप कहते हैं,
वो यू आर वन ऑफ द, यानी कि पाकिस्तान में लीडिंग फाइनेंशियल माइंड्स, ठीक है। टैक्स लॉ हो गया, आपकी भी किताब भी आई है, मुझे अभी तक आपने दी नहीं है, पता नहीं आप आपके देंगे। लिए है नहीं वो, आपको टैक्स नहीं, मैं पढ़ के देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रही। सही है। अच्छा, मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं इस लेवल की, मेरे पास इंटेलेक्ट नहीं है, लेकिन मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। और ये जो आप कागज है ना, पहले मैं सवाल पूछता हूँ, इसमें से मैं भी कुछ आज बताना चाहता हूँ। मुझे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपने बात ठीक की, जो पब्लिक को पता होनी चाहिए। वो स्टेट सीक्रेट्स नहीं है, वो रियल हमारे साथ जो वाकयात गुजरे हैं ना, वो वाकयात हैं। मैं कोई कागज नहीं रिवील कर रहा स्टेट का, लेकिन कुछ वाकयात हैं जो कि लोगों को, दुनिया को पता होना चाहिए कि सरकार में रहना जो इतनी रोजी पिक्चर है, इतनी होती नहीं है, कितना मुश्किल होता है। और उस मुश्किलात में, इट्स लाइक स्विमिंग इन द लेक इन फुल ऑफ शार्क्स, हाँ, और टाइड भी आपके खिलाफ है, उधर आपको दूसरी तरफ पहुंचना होता है। मुझे तरह ये समझाएं कि पाकिस्तान ये जो बजट आया है, मैं छोड़े डिटेल में, मैं बड़ा मोटा मोटा हिसाब आपके सामने रखता हूँ जी बताइए। और आप मुझे समझाएं कि ये कहानी, ये दुकान किधर जा रही है, ये कश्ती कैसे चलेगी, ये चलेगी कैसे, इसमें पेट्रोल कैसे आएगा। टैक्स ये कहते हैं कि ये 13,000 बिलियन कलेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इनका टारगेट है। हाँ सर, 13,000, 12,970। चले 13, ठीक है। तो मैं इस कता नजर इस बहस के कि ये कभी हुआ ही नहीं है, कैसे करेंगे, 4,000 नॉन टैक्स। अच्छा, वो पेट्रोल 4,000 उसके ऊपर वो कहते हैं नॉन टैक्स, पेट्रोलियम लेवी टाइप। ये हो गया 17,000 बिलियन। बिल्कुल जी, मैं अभी तक ठीक हूं सर? बिल्कुल सही है। इसमें से 7,500 NFC बढ़ जाती है। हाँ, 56% चला गया। चला गया तो बच गया 9,500 जी, 9,500 आपकी सूद की जो कॉस्ट है, अदायगी। हाँ, अदायगी सूद, वो है 9,700। 2,700, 200 बचा, 200 बच गए, नेगेटिव 200 जेब से भरना है आप। सूद तो वैसे ही हराम है। अच्छा, सूद तो जबर भाई देखें, सूद तो हराम है, लेकिन आपने ले लिया, ले लिया, चले। हाँ। अब आपके नेगेटिव हो गए 200 नेगेटिव हो। अब आपकी जेब में 200 रुपए कम है। दुकान स्टार्ट ही नेगेटिव। अभी खत्म कहाँ हुई है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई। 2100 यानी कि 2,100 आपने डिफेंस में दे दिया। 1,000 बिलियन, 1 ट्रिलियन यानी कि पेंशन देती, आप पेंशन भर देते हैं। आप सब्सिडीज आपको 1200-1250 बिलियन दे रहे हैं, ज्यादा होंगी। हम ग्रांट्स यानी कि PSP, ये वो सारा 1200, वो है 1200 ही है, 1200 है, 1400 का PSDP है, 500 की तनख्वाहें बढ़ दी आपने, और 1400 का PSDP कर दिया, ये 8,000 हो गया भाई, प्लस माइनस 8,000 का नेगेटिव आ गया। नहीं, 200 वो भी लगा, तो 8-8,500 की अब आपके पास दुकान में पैसे नहीं है। नहीं सर, वो बाजार से लेंगे। तो आप यानी कि अगले साल आप कह रहे हैं कि ये जो सूद का 9,700 है, 9,700, तो ये सूद का और बढ़ जाएगा, 8,500 हो जाएगा तकरीबन 11:15। तो भाई ये दुकान कैसे चल रही है और चलेगी कैसे? और जो आप कहते हैं कि दुकान नहीं, मैं मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है, वो मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद आपने ये मुझे बताना है कि ये किस तरह होगा, ये बुक्स मैनेज कैसे होंगी। मैं क्या समझता हूं पता आपको, और हो सकता है लोग इस पर बड़ा हंसें, लेकिन मैं आपको मिसालें भी दूंगा कि दुनिया में ये कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है। सर, इस मुल्क को ना एक दुकान बंद कर देनी चाहिए, एक जिसके आप चेयरमैन थे, उसमें लगा दें ताला, क्योंकि वो लोगों को तंग करने के अलावा माजरत के साथ वहाँ कोई काम नहीं होता। उसमें लगना चाहिए ताला। ये FBR शब्बियार की कहानी बंद करें, सारा का सारा आप चले जाएं चार्जेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, आप बंद कर देना ये टैक्सेशन। ये आप बिजनेसेस के ऊपर और इंडिविजुअल्स के ऊपर आप सबको बोले फाइलर बन जाओ, और आप सबके ऊपर आप लगा दें ये टर्नओवर टैक्स। अगर आपको रोड पे गाड़ी चलानी है भाई, उस पर टोल लगा हुआ है, उस टोल से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे रोड बनेगी। ये 1,400 रुपए का PSDP, ये शब्बर भाई, मैं 3.5 साल हुकूमत में रहा हूं ना, ये जो PSDP है और वजीर रहा हूं, ये PSDP जो है ना, इससे बड़ा खांचा पाकिस्तान में एक ही खांचा हो रहा है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि वो अंधा कुआं है, एनर्जी ऑफ पेट्रोलियम। ये PSDP सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए रोड। ओ भाई, ये कब से काम हो गया फेडरल गवर्नमेंट का? ये लोकल गवर्नमेंट के काम होते हैं, हमारा पूरा मुल्क ही उल्टा चल रहा है। अच्छा देखिए, मैं आपको मुझे जरा समझा, थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मुझे पता है कि आपने FBR में लोगों को कम करने की कोशिश की थी, मैं वो भी चाहता हूँ थोड़ा सा मैं आपको देखिए मेरी बात सुने। इस FBR को जिंदा रखने में और इस जुर्म में मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मुझे खान साहब ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी थी कि तुम FBR बंद कर दो, और उन्होंने मुझे एक दफ़ा नहीं, कम से कम 10 मरतबा कहा कि तुम गलत हो,
ये नहीं चल सकता, तुम इसको बंद करो। सर आपने बाजवा साहब से भी मीटिंग, सुनो ना, बात सुनो पूरी। तो मैंने खान साहब को कहा नहीं जी मुझे ट्राई करने दें, चलने दें, ये करने दें। और मैं आज ये समझता हूँ, आज बैठ के ये समझता हूँ कि इमरान खान का ये विजन ठीक था, वो सही सोच रहा था, क्योंकि वो लेमैन था, उसको बाहर से नजर आ रहा था, तो उसने ये बात सही सोची थी कि ताला लगना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ इस बात से, ताला लगना चाहिए और बराबर में दुकान खोल ले, मगर नई दुकान खोले। हाँ बराबर वो दुकान जो है ना वो नहीं चल सकती। ठीक है, अच्छा इस पे आगे चले। अच्छा, और इस पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मेरी एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी। एस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने मिलकर, मैं और बाजवा साहब और इमरान खान ने मिलकर 21 नवंबर 2019 को एक रिस्ट्रक्चर ऑफ एफबीआर का डॉक्यूमेंट साइन किया। 2019 21 नवंबर 2019। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया। बाजवा साहब ने हमें कहा कि, और मैं समझता हूँ ये उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने इमरान खान को कहा, मैं और इमरान खान साहब थे, मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जो आप करेंगे मेरा आपके साथ कोऑपरेशन है। ठीक है, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला। वो डॉक्यूमेंट हुआ, सरकारी कागज में आया। सरकारी कागज जब आता है किसी चेयरमैन के पास तो वो हमारे नीचे से होकर आता है। जब वो नीचे से होकर आया तो वो नीचे वालों ने देखा कि ये क्या लिखा, उसमें ये लिखा था कि इसको फारिग करें और इसको फारिग नहीं करें। उसमें लिखा था, मैं एक मिसाल देता हूँ, उसमें लिखा था कि चीफ कमिश्नर जो होते हैं कराची में, जो 21 ग्रेड के होते हैं, वो 23 पाकिस्तान में 23 है। उसमें लिखा था कि चीफ कमिश्नर की पोस्ट खत्म हो जाए, फारिग। ठीक है, और इस तरह की मतलब 15 चीजें और थी कि फारिग, ये फारिग, ये फारिग, ये फारिग। ठीक है, उन्होंने जाकर वो कागज लीक आउट किया और अफसरान की मीटिंग हुई। सारे अफसर जाके मिले। ठीक है, सुन लो बात, वो सारे अफसर मिलके गए आपके एक बड़े करीबी खान साहब के दोस्त थे उनके पास, जो पीएम हाउस में बैठा करते थे, जो आपके ब्यूरोक्रेट के बादशाह होते हैं, जो उस वक्त तो वही होते हैं ना जो पीएम के साथ होते हैं। कैबिनेट मेंबर थे या नहीं, जो पीएम के साथ दफ्तर में कौन बैठता है? अच्छा, वो कौन होता है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? एसपीएम। क्या बोलते हैं? एसपीएम, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, आजम खान साहब। उनको मिले, उन्होंने कहा जी शब्बर साहब बावले हो गए हैं और उन्होंने ये पता नहीं अजीब सी चीज पास कर दी है, आप हमारी मीटिंग करवा दें बाजवा साहब से। वो मुझे बगैर बताए सारे बाजवा साहब के पहुंच गए। 4 बजे के करीब मुझे पता लगा कि हमारी एक बहुत बड़ी डेलीगेशन बाजवा साहब के पास बैठी हुई है। मैं दफ्तर में बैठा हूँ, पता लगा कि सारे अफसरान एफबीआर के बाजवा साहब के पास बैठे हुए। खैर वो वापस आए तो मैंने एक दो को बुलाया, मैंने कहा आप गए थे? कहने लगे हाँ हम गए थे। सुने? अच्छा सुने तो सही, अच्छा सुने, आगे सुने। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन बाजवा साहब ने मुझे बुलाया कि शब्बर ये सारे आए थे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, करो। ये सारे कह रहे थे डोंट, आई एम नॉट स्टिल इंटरेस्टेड, डू इट। उसमें यह भी था कि ये 23,000 आदमी से 15,000 आदमी दफ्तर नहीं आएंगे, ये घर बैठेंगे, तनख्वाह लेते रहे, तनख्वाह लेते रहे। ओएसडी। उसके बाद आपकी कैबिनेट के कुछ हजरात गए उनके पास, उन्होंने कहा कि सर ये बावला है, ये बावला है और इसको आपने, और इमरान खान भी एक बावला है, दोनों 2 बावले आपने इकट्ठे कर दिए और ये तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे ब्यूरोक्रेसी को। तो इन दोनों बावलों को आप कंट्रोल करें, आप मास्टर हैं तो आप कंट्रोल करें। तो और ये हमारी जिंदगी गुजरी है ब्यूरोक्रेसी में, हम ये हैं, हम वो हैं, तो शब्बर को संभालें। बाजवा साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये क्या है? मैंने कहा सर वो, तो मैं चला गया। जब मैं चला गया तो वो आपके बुजुर्गार दीन वगैरह बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बाजवा साहब ने लिहाज में मुझे कहा कि यार देखो सबको साथ लेके चलो। बस सबको साथ लेके चला मैं, तो मैं आज फारिग होकर घर आ गया। अच्छा मेरे इसमें 3 सवाल। अब ये कहानी मेरे इसमें 3 सवाल। हाँ अच्छा, अब इसमें नहीं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे सुने। फिर इमरान खान ने मुझे बुलाया, कहने लगा यार शब्बर मैं तुम्हें इतना बड़ा सपोर्ट तुम्हें दे दिया और तुमने ये फिर मैस कर दिया, तुम सारे एफबीआर के अफसरों को बुलाओ, मैं इनकी मां बहन करना चाहता हूँ। एक्चुअल बताओ। अच्छा एफबीआर में खलबली मच गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है और वो उनके दिमाग में उनका मत्था घुमा हुआ है, वो हमारी मां बहन करने वाले।
पूरी थटरली मच गई पूरी बिल्डिंग में कि क्या माँ बहन होने वाली है। सारे आए मेरे पास कि सर एफबीआर साहब, चेयरमैन साहब क्या कहेंगे। मैंने कहा मुझे क्या पता। प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे। मैंने कहा मुझे क्या पता। जो दिल चाहे कहते मुझे नहीं पता। सर वो सुना है कि वो बंद कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं तो कोशिश करूंगा, उनसे कहूंगा नहीं करूँ। इमरान खान को मैंने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। आप शायद उस जमाने में थे, याद है, एक थर्ड फ्लोर पे एक हॉल था, वहां उन्होंने सबको बैठा दिया। उन सबकी टांगें कांप रही थी, एक्चुअली टांगें कांप रही थी। और उनका जो एक बंदा था जो कभी किसी जमाने में शौकत खानम अस्पताल में खान साहब को जानता था, उनको कहा यार तू आगे बैठा रहना, तुझे जानते, तू जरा ठंडा कर देना। वो मुझे मिला बंदा, कहते भैया तुम क्यों बैठे हो। कहता यार मैं इमरान खान को जानता हूं, मैं जरा ठंडा करूंगा इसको। इसको क्यों आगे बैठाया हुआ तुमने। उसने कहा यार ये इसलिए बैठा हुआ है कि ये इमरान खान जानता है इसको, तो ये इसके साथ ठंडा हो जाएगा, पानी डालेगा। हाँ पानी डालेगा। अच्छा फिर क्या हुआ, खान साहब आए, उन्होंने, मैंने खान साहब जब दाखिल हुए तो उन्होंने उनकी तरफ सारे, जब हॉल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने, खान साहब ने गुस्से में उन सबको देखा, मतलब ये इधर आधे इधर बैठे, आधे इधर बैठे थे। तो खान साहब ने दाखिल होकर गुस्से में देखा कि इनकी आज सबकी मैं करता हूँ माँ बहन। अच्छा मैं पानी लेके खड़ा था। मैंने खान साहब को कहा सर ये आज थोड़ा सा लिहाज करे, इस पे 2-4 दिन हम सोच लेते, आज इनका इनकी माँ बहन नहीं करे, इसको टाइम दे। फिर मुझे बंदा जो खान साहब का जो 100 साल में जानने वाला था, उसने खान साहब को कहा कि सर हम सब जाएंगे, अब नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। और इस जुर्म का ही मैं गुनहगार हूं कि उस मीटिंग में भी ये फैसला नहीं हुआ, मगर ये फैसला होना चाहिए है। ये सारे पूरा जो एफबीआर के अंदर अच्छे अफसर, अच्छे लोग भी हैं, मैं नहीं कह रहा बुरे, मगर एफबीआर में कम से कम आज 15,000 आदमी ज्यादा है। इसकी जरूरत ही नहीं है। अब वो आता ही दफ्तर में इसलिए है कि वो कैसे बिजनेसमैन को तंग करे। तो दिहाड़ी कैसे लगाए, दिहाड़ी कैसे लगाए। फॉर एग्जाम्पल आप बताता हूं, नोटिस सर्वर है, अब नोटिस सर्वर की पोस्टिंग खत्म हो गई, अब नोटिस बाय पोस्ट आता है, ठीक है ना। अब टाइपिस्ट की पोस्टिंग खत्म हो गई, तो अब ये सारे खाते क्यों पाले हुए। अच्छा मैं इस पे आपको एक क्लासिक चीज सुनाता हूं। मैंने जाकर एक पागलपन की हरकत की, मैंने एक ऐलान कर दिया कि कोई क्लियरिंग एजेंट बिल्डिंग में दाखिल नहीं होगा, कस्टम हाउस में, ठीक है। रोला पड़ गया, पड़ा रहा 3-4 दिन बाद कस्टम अफसरान ने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है कि क्लियरिंग एजेंट नहीं आए। मैंने कहा क्यों, प्रॉब्लम क्या है, व्हाई क्लियरिंग एजेंट शुड एंटर द कस्टम ऑफिस। उन्होंने कहा सर आधी एंट्रियां तो वो खुद करते आप किस दुनिया में रह रहे हैं, आप किस दुनिया में रह रहे यार, आप किस दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है सुने मेरी बात, 6,000 कंटेनर रोजाना निकलता है, ठीक है। मुझे ये पता लगा है कि बिल्कुल शराफत का जो पैसा है ना, शराफत बिल्कुल पवित्र खाने काबा से जो क्या आता है, उसका कॉस्ट 8,000 रुपए बनता है। वो तो मतलब वो 8,000 पर कंटेनर है, ठीक है। तो सर जो ना खुले, नहीं ना खुले नहीं, 8,000 तो आपकी कॉस्ट आई जाती है, आई जाती है। अच्छा मैंने फिर एक दिन एनालाइज किया कि कराची में मैं गौर करूं कि कराची में जो अमीर आदमी हैं वो कौन उनमें से बड़े बिजनेसमैन कौन से हैं। तो मैंने अंदाजा किया है कि पाकिस्तान कराची में जो बड़ा कैश का आइटम है उनमें से आधे क्लियरिंग एजेंट है। अमीर तरीन है, यस अमीर तरीन है यार। 6,000 कंटेनर रोजाना निकलता है। तो मैं जानता हूं कुछ को, उन्होंने यानी कि कोई समझ से बाहर है। मेरे 3 सवाल हैं जी, भाई, आगे दूसरी पहली बात बताया। चलें, खान साहब भी कहते थे हम एक पेज पे हैं। क्या खान साहब ने कई दफा कहा अपने दौरे हुकूमत में शुरू में कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं वो पेज पे नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं। अब मुझे बताएं, नंबर 1 के बहुत बड़ा इशू है कि आप ये कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग हुई एफबीआर वालों की आर्मी चीफ के साथ विदाउट टेलिंग मी एंड इमरान खान, सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। बट नो बट हु अरेंज इट, आजम खान साहब। तो फिर तो तुम्हारा फॉल्ट हुआ ना, तुम्हारा फॉल्ट हुआ ना। नहीं मेरा, मुझे तो उनको पता ही नहीं है ना। नहीं तुम्हारा मींस खासा का फॉल्ट हुआ ना। नहीं उनको तो पता ही नहीं होगा ना मीटिंग। तो यार उनका आदमी था ना नंबर 1। नहीं किसका आदमी था, खान साहब ने लगाया था। तो फिर नंबर 1। नंबर 2 उसने खान साहब को बताया था, उसने खान साहब को बताया। तो सवाल बनता है, मैं सवाल तो सुनिए ना। नंबर 2 बाजवा साहब को मिलना ही नहीं चाहिए था। बाजवा साहब कहते मेरा क्या काम है। नहीं बाजवा साहब उसलिए मिले थे कि उस मीटिंग के जो जिसमें हमने प्लान किया था उसमें बाजवा साहब थे। सर वो तो ठीक है, लेकिन बाजवा साहब या आर्मी चीफ जो भी उसका एफबीआर चलाने से क्या काम है भाई। मिलना ही नहीं चाहिए, वो मना करते नहीं जी नहीं मिलना। कितने वजीरों को मना करता है आर्मी चीफ नहीं मिलना।
इन्हीं को हमारा क्या, आप उनसे बात करें। नंबर 2, तुम नंबर 3, तुम इंडिया में रह रहे हो। ये मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मैं सिविलियन सुप्रीमेसी की बात, अच्छा सुन लेना। नंबर अच्छा 3, चले आगे चले। नंबर 3, इससे बड़ा इशू जी, कि आपने ये मुझे कहा कि एक कैबिनेट मेंबर भी, कैबिनेट मेंबर, आप कैबिनेट मेंबर, मैं नहीं किसी की तरह, मैं आप समझे आपकी गवर्नमेंट का। मैं समझ गया, जी, क्या वो शख्स जो भी थे सीनियर, मैं मुझे नहीं पता, आप नाम मुझे आपने पहले भी नहीं बताया, आप दोबारा भी नहीं बता रहे, नाम बताएं। क्या वो शख्स बाजवा साहब से जब मिलने गया था तो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के गया था? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो उसको छोड़ दे, ये तो निटी मैं पूछ रहा हूँ, आप आए थे सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए, आप भी आए थे ना, आपकी गवर्नमेंट, हमारा प्लान, हमारा तो आपने 3.5 साल में सिविल रिफॉर्म में क्या निकाला? अब मैं अच्छा चलें इधर रुक जाए। हाँ वो पश्तो में कहते हैं ब्रेक शाह, गाड़ी रुक गई। हाँ हाँ, सवाल का मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने ये मुझे पता था। एक दिन मैं कुछ 6-7 महीने हुए थे हुकूमत में, क्या हुआ था, 6-7 महीने पुराना हुई थी हमारी हुकूमत आज। मुझे एक बहुत बड़े दोस्त हैं हमारे, बड़े एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन अगर आप टॉप 10 रखेंगे तो उनमें उनका नाम भी आ जाएगा। मुझे फ़ोन आया, मैं गाड़ी में था, तो मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि यार इमरान खान की हुकूमत में भी ये हो रहा है, इसलिए तहरीक इंसाफ का वोट तो नहीं मिला। मैंने कहा यार रिलैक्स, क्या हो गया? उन्होंने कहा यार वो EOBI वाला आके वो रिश्वतें मांग रहे हैं हमसे। मैंने कहा अच्छा किधर है तुम्हारी फैक्ट्री? उन्होंने कहा यहाँ यहाँ। मैंने कहा अच्छा मैं आर यू श्योर? कहते मैं 100% श्योर, वो रिश्वत मांग रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। अब हमें कराची में रहने वाले, पाकिस्तान में हर फैक्ट्री वाले को पता है कि EOBI वाले आते हैं। मेरा इत्तेफाक से जानने वाले थे EOBI चेयरमैन, और अच्छा आदमी था, बड़ा प्रोग्रेसिव थॉट का आदमी, रिटायर हो गया। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा जी मिनिस्टर साहब। मैंने कहा यार बड़ी कंप्लेन आ रही है इस इलाके से, जो आपका EOBI का बंदा है इस शहर में, कराची शहर था वो उसकी बड़ी कंप्लेनें आ रही हैं और 1-2 लोग मुझे कॉल कर चुके हैं। उसने कहा सर एक बात बताएं, मुझे भी कंप्लेनें आई हैं और मैं सोच रहा हूँ एक बहुत तगड़ा और ईमानदार अफसर लगा दूंगा, आप प्रेशर ले लेंगे? मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है प्रेशर लेने की, आप तगड़ा ईमानदार अफसर लगाएं। हम आए क्या करने हैं यहाँ पे, यानी कि चने बेचने तो नहीं आए, सिविल सर्विस रिफॉर्म यानी कि सारी चीज़ें ठीक करने आए। उन्होंने कहा ठीक। मैंने जुल्फी बुखारी साहब क्योंकि वजीर थे तो मैंने कहा कि यार मेरी ऐसे बात हुई, आई हैड टू टेक हिम ऑन बोर्ड। तो उन्होंने कहा जी लगा दें। जुल्फी ने कहा बिल्कुल तगड़ा ईमानदार अफसर को यह लगा दें। वो अफसर EOBI का तब्दील हो गया। अब सुने कहानी। आपने कहा रिफॉर्म, 2-1.5 महीना गुजरा और मुझे सारी कॉलें आना शुरू हो गई, यार ये तो बंदा किसी की सुनी नहीं रहा। वो जो ईमानदार अफसर था उसने सारी कहानी ठीक करके सबके हाथ में चालान पकड़ा दिया। हमारे एक MNA साहब दोस्त थे बड़े अच्छे, उनके दफ्तर में ताला लग गया। उनके दफ्तर में ताला लग गया शबर भाई, उनके जब दफ्तर में ताला लग गया कोई हिला नहीं सका, यानी कि प्राइम मिनिस्टर तक के वो गए। फिर उन्होंने बुलाया उस चेयरमैन FBR को और मिनिस्टर साहब को, उनसे पूछा कि यार ये दफ्तर में उसने कागज ठीक है? उसने कहा जी मैं पूरा वेरीफाई कर सकता 100%। जी 100% इसमें कोई गलती मेरी। उन्होंने कहा फिर कुछ नहीं हो सकता भरो। तो वो हजरत ने शायद 12 या 14 करोड़ रुपए का फाइन भर के ताला खुलवा के अपना काम शुरू किया। देखिए मेरा कहने का मकसद है कि मैं सिर्फ एक आखिरी बात खत्म करूं। देखिए हम माम में सब नंगे हैं, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन ऑफ कोर्स, हमारे इदारों के लोग भी, ऐसे कैसे सुनने मिलते हैं, हर जगह सब हैं। लेकिन एक सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म हमारे मुल्क का खत्म हो गया ना, कोई है नहीं। अच्छा चले, आप चेयरमैन FBR थे, मैं अब आपसे मेरा आखिरी खत्म, फिर मैं चुप। आप चेयरमैन FBR थे। अब ये किस्सा मेरी आंखों देखा है। आपने पाकिस्तान में एक चैनल को फरा बेच दिया, फरा बहुत बड़ा बेचा था, बहुत बड़ा प्रेशर आया। मैं क्योंकि आई विटनेस हूं, फिजिकली विटनेस हूं, क्या प्रेशर था। इत्तफाकन नाम नहीं लेते, चले नाम नहीं लेते, मगर मैं उसी वाकये में कह रहा हूं, मैं उस वाकये के बाद इमरान खान का मुरीद हो गया। उसने मुझे पूछा शब्बर तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ। कहना देन डू इट, खत्म। मैं कई दफा गुजरा हूं इन हालात से। नहीं मैं अब ये अर्ज कर रहा हूं ना, इमरान खान का सबसे करीबी जानने वाला मीडिया ग्रुप था वो, ठीक है, नाम मैं नहीं लेता। आगे चले, इसके बाद सुने, आगे सुने। अब आपने कहानी सुनाई, मैं अब एक और कहानी सुनाता हूं। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुझे कहा कि एक दुकान है इस्लामाबाद की, वो कुछ गलत काम कर रही है, उसमें तुम छापा डलवाओ।
मैंने छापा डलवाया, सुबह छापा डाला, आधे घंटे बाद पूरे मीडिया में वो चल गया। मेरा ज़रा देर में उठने की आदत है, तो मैं जब बस ऑफिस के लिए निकला को 9:30 बजे के करीब, तो इमरान खान और बाजवा साहब के अलावा सबकी कॉल आ गई थी। पाकिस्तान के हर आदमी ने मुझे कॉल की, इंक्लूडिंग वन ऑफ योर MNAs। मैंने मैंने लोगों से पूछा, सर आपने क्यों कॉल किया? उन्होंने कहा सर इस्लामाबाद में इलेक्शन भी तो लड़ना होता है ना हमें, तो सर आप मुझे, मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा मजलूम इंसान पाकिस्तान का इमरान खान है, वो पता नहीं किन लोगों के साथ बैठा हुआ था। यार मुझे बताओ, समझाओ ना यार। एक आदमी ये देखे ना, आप कमर्शियल आप पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को गौर करें ना यार। आपका सबसे बड़ा इशू FBR था, और आपका जो PS to PM जो था, जो भी नाम था उसका, वो चेयरमैन FBR को बगैर बताए आर्मी चीफ से मीटिंग करवा रहा है। आर्मी से मीटिंग कराया। अच्छा, अब आगे चले। अब मेरा सवाल ये है, अब मैं फिर ये कह रहा हूं, तुम लोग बार बार ये कहते हो कि आर्मी चीफ जिम्मेदार है। मैं तुम्हें आज भी ये कहने को तैयार हूं, तुम्हारी गवर्नमेंट आर्मी चीफ ने नहीं गिराई, तुम्हारी गवर्नमेंट सिविल ब्यूरोक्रेसी ने गिराई है। मुझे ये बताएं एक बात, आपकी बिल्डिंग के अंदर 3rd फ्लोर पे बैठते थे दोनों, अरबाब शहजाद साहब और आजम खान साहब, बात करते थे आपस में? 5th फ्लोर पे दोनों थे, जो भी थे। हाँ, बात की कभी आपस में? दोनों किस काम के लिए थे? शुरू में बहुत दोस्ती थी, फिर कोई दोनों किस काम के लिए थे? दोनों किस काम के लिए थे? एक तो SPM थे और एक ही जॉब थी ना? एडवाइजर, नहीं, एक एडवाइजर फॉर PR थे ना? एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्यूरोक्रेसी, ऑन सिविल सर्विस। अच्छा, मैं अब आपको ना आज एक वाक्य सुनाता हूं। इस वाक्य के बाद मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान में लोगों को बहुत चीजों का समझ आ जाए। जो ग्रेड 21 से ग्रेड 22 की प्रमोशन होती है ना, ये PM करता है। बिल्कुल ठीक। और वो जो फाइल जो प्रेजेंट होती है ना, तो वो बिल्कुल ठीक, उसका जो सेक्रेटरी जो होता है ना, वो करता है प्रेजेंट। बदकिस्मती मेरी कैबिनेट सेक्रेटरी, बदकिस्मती मेरी थी। नहीं, सेक्रेटरी स्टाफ, नहीं, समझे नहीं आप। जब करता है ना, तो वो जो, जैसे मैं FBR का इंचार्ज हूं, तो चेयरमैन FBR प्रेजेंट करेगा, जो मेरी टाइम वाला होगा सेक्रेटरी। मैं समझ। तो मेरी बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, मुझे वो जाना पड़ गया। तो अच्छा, वो होता ये है कि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है कि उसको बिल्कुल आखिरी दिन पे ले आती है, जान के, ताकि कोई कर ही ना सके, कुछ काम ही नहीं हो सके, अपनी मर्जी के बंदे करवा दें। अच्छा, अब क्या हुआ कि खान साहब के घर पे वो पनी गाला में मीटिंग हुई संडे के दिन कि यार ये आखिरी दिन है आज। तो मेरे 4-5 मेरे जो 21 से 22 जाने वाले थे FBR के, वो 4-5, मैं भी फाइल लेके पहुंच गया वहां पे। वहां सारे सेक्रेटरीज बैठे हुए थे कि उन सब की बारी लगी हुई थी। तो वो चले गए अब अंदर चले गए, वहां 3-4 सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और सेक्रेटरी जो भी होते वो बैठे हुए थे। अच्छा, मैं अंदर पहुंचा तो मेरे वाले प्रमोशन को डिस्कस कर रहे थे। आपके बगैर? नहीं, मेरे बगैर नहीं, मतलब आपके पहले से हो रहे थे। हाँ, डिस्कस हो रहा था कि मिस्टर अली हैं, वो ये काशिफ है, ये है, ये। मैं बैठा सुनता रहा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने इस दौरान में ये भी डिसाइड किया कि यार वो जो बंदा है ना, वो ठीक नहीं है, उसको अगले साल करेंगे। ये पता, जो भी उन्होंने आपस में बात की, मुझे नहीं पता, मुझे एक्चुअली बिल्कुल समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद PM साहब आ गए, फाइल आई, मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो 3 जो बैठे हुए थे, उन्होंने फैसला कर लिया। नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को वही जो बात आपस में कर रहे थे, वो उनको कह दी। वो बेचारा भी मुंह देखते रहा, उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, उसने कहा ओके। मैं डिप्रेस से बाहर आ गया। मैं डिप्रेस से बाहर आया तो मैं बाहर आके वो जो बनी गाला का जो प्राइम मिनिस्टर का घर का जो पतली सी लेन नहीं है, मैं वहां से एक बड़ा डिप्रेशन के हालात में जा रहा था गाड़ी की तरफ। गाड़ी आपको पता है बाहर खड़ी होती थी खास आपके घर में। तो मुझे वो बंदा भागता हुआ आया, वो क्या नाम था PM का, जो फोन पड़ता ना, क्या नाम उस लड़के का था ना, जो इमरान नाम था, क्या था, जो इमरान खान का फोन लेके रखता था। हाँ, जो भी नाम था उसमें। वो भागता आया, कह रहा खान साहब बुला रहे हैं। तो मैं गया, तो वो जो खान साहब का घर था ना, जो इसमें एक मीटिंग रूम था और एक कमरा जहाँ बैठा ऑफिस था, उस कमरे के साथ एक खिड़की है जिसमें सामने पहाड़ी बैल्कनी है, सामने नजर आता है ना वो।
तो इमरान खान उस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था और वो बाहर की तरफ देख रहा था। तो मैं गया पीछे, मैंने कहा सर आपने मुझे बुलाया है? कह लगे हाँ। अच्छा, उसने मुंह उस तरह कह लगा शब्बर एक बात बताओ कि अभी जो मैं और तुम बैठे हुए थे प्रमोशन के लिए, इसका सारे काम में मेरा तुम्हारा क्या रोल? उसने मुझे कहा कि अभी जो हम करके आए हैं इसमें मैंने तुमने क्या किया, हम क्यों बैठे थे? He said me, हम क्यों बैठे थे? हमारा कोई सही नहीं, खत्म होगी पहले। नहीं यार, जब वो फैसला वहां हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि पीएम को वही आई है कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, वो 22 ग्रेड में आपने पीएम को रखा क्यों है? मुझे समझाएं पहले, आप वो एक कहानी समझाएं। आप सोचे, मैं मतलब उस दिन के बाद से मैंने अंदाजा किया कि ऐसा मुल्क क्यों है। अच्छा आगे चले, जब मैं 21 ग्रेड वाले में गया प्रमोशन में, तो वो झगड़ा पड़ गया कि नहीं इसकी पर्सनल वेल्थ क्या है, ये है वो है। मैंने कहा सर एक बात बताएं, इसकी वेल्थ स्टेटमेंट क्यों नहीं लगा देते आप? नकाद लगा दें। कहते अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा सुने, आगे सुने। अच्छा, एक बंदे के बारे में डिस्कशन हो रही कि जितने बंदे मेंबरान बैठे थे वो सब कह रहे कि यार ये बंदा इस काबिल नहीं है कि प्रमोट हो। मैं बिल्कुल क्लियर था, मैं जानता भी था उस आदमी को, मैं बड़ा क्लियर था कि ये बंदा प्रमोट नहीं होगा। आखिर में डिसीजन हो गया, प्रमोट होगा। हो गया। मैंने कहा क्यों? नहीं, मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर आप सारे अभी जो डिस्कस करते हैं मैं तो जानता नहीं, मैं तो अभी बिहार में आया हूं, मुझे को पता नहीं ये आदमी कहां से आया, क्या आया, इसको क्यों प्रमोट कर? नहीं सर हम चाहते हैं कि रिटायर 21 में हो। मैं आपको नहीं सर आप देखिए, मेरी बात समझे, रिटायर्ड 21 में हो। मैंने इमरान खान को उस 22 वाली मीटिंग के बाद इतना डिप्रेस देखा, उसने मुझे कहा कि यार शब्बर ये बताओ कि ये मैं सुबह से कर क्या रहा हूं? टाइम्स आया। नहीं ही सेड के ये आते हैं मुझे ये कन्विंस, ये कागज ले आते हैं, मुझे क्या पता कि एक बंदा कोयटा में 22-21 ग्रेड में पिछले 25 साल से बैठा है, वो अच्छा है बुरा है, क्या पता कहां से है। अच्छा अब आपने नई कहानी शुरू कर दी है, अब साथ में लग गई है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, आईएसआई की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट। अब आप क्या करेंगे? अब आप समझाएं ना मुझे क्या करेंगे। अब मुझे बताओ वो पीएम बेचारा, मैं सीरियसली तुम्हें कह रहा हूं, अच्छा ये नवाज, उसकी इमरान खान की बात नहीं है, ये नवाज शरीफ की बात भी है, ये जो भी ये पाकिस्तान का मजलूम तरीन आदमी है उस प्रमोशन के टाइम पर जो पीएम होता है। अच्छा फिर क्या होता है कि अब अगर मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं कोई पर्ची खान साहब को दे देता कि इसको प्रमोट करना है, वो कहते कि इसको करना है, तो वो 3 जो माइके लाल बैठे थे उनकी हिम्मत ही नहीं होती। तो जिसकी पर्ची पहुंच गई, जिसका फोन पहुंच गया वो प्रमोट हो गया, जिसकी पर्ची नहीं पहुंची वो प्रमोट नहीं हुआ। इसीलिए सर मुझे ये बताएं ना, इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट का जो एडवाइजर होता है जी, वो बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी होना चाहिए। लेकिन वहां अगर आप जैसे नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं एस्टैब्लिशमेंट का एडवाइजर। देखिए एक और बात आप गौर नहीं कर रहे, जो एस्टैब्लिशमेंट का एडवाइजर होता है ना, वो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होता है, उसी एस्टैब्लिशमेंट से ही निकल के आ रहा क्योंकि वो सबको जानता है। अच्छा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि पाकिस्तान ठीक हो, उसका इंटरेस्ट अपनी पीयर के साथ होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 20 ग्रेड से ऊपर वाले प्रमोशन को पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। बिठाएं, जो कि अमेरिका में होती है, टीवी के सामने बिठाए ना, अमेरिका में बंदे के साथ बंदे का पुत्र बना दें, सामने बिठा के बंदे का पुत्र बनाए, आ जाए बैठ जाए। अमेरिका में होती है, सी स्पैन चलता रहता पूरा दिन, चलते रहे, टीवी चैनल बैठे रहे सामने, वहां एक पूरी कमेटी बैठी हाँ, होती है, कांग्रेसमैन होते हैं उसमें, 21 से 22 जो हो ना उसको बिठा दे सामने। अच्छा सर ये मगर एक बात है, कांग्रेसमैन बैठे होते हैं, सेनेट पहले कांग्रेस की कमेटी से जाता है, फिर सेनेट की मगर कमेटी से सर जाता है, और उसके बाद होता है, वरना प्रेसिडेंट भी साइन करता है। अगर मेरी दरखास्त फिर इसमें थोड़ी आगे चलेगी, पता नहीं उस दरखास्त पे मैं मारा नहीं जाऊं, वो ये कि फिर इसमें हमारे भाइयों की प्रमोशन भी उस तरह होनी चाहिए। वो उनका अपना निजाम, क्यों निजाम है? अमेरिका में भी नहीं है, वहां भी अपने निजाम से होती है। नहीं सर, लेकिन चीफ उस मेरे ख्याल में वहां पे भी जो ज्वाइंट चीफ लगता है अमेरिकन फोर्सेस का, वो भी शायद इस प्रोसेस से गुजरता है। सीआईए का चीफ भी, अच्छा अब आगे चले, एफबीआई का चीफ भी इस प्रोसेस अब आगे चले, सेक्रेटरी स्टेट। अच्छा अब आगे चले, जज की क्यों नहीं होती? जज की हियरिंग क्यों नहीं होती? वहां होती है। नहीं यहाँ क्यों नहीं होती? होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? आपने क्यों नहीं की? होनी तो है, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स कर लेते हैं। नहीं जुडिशियल रिफॉर्म की तो यार एक खुदा का वास्ता एक मेरी बात सुनो। अब जिंदगी में ना एक लफ्ज होता है रिफॉर्म, इस लफ्ज को डिक्शनरी से निकाल दो।
मैं इस लफ्ज से तंग आ चुका हूँ। मैं भी तंग हूँ। रिफॉर्म यार, रिफॉर्म आप देखते हैं अमेरिका वाले क्या करते हैं, उस बंदे को जो आके जज बनने आता है उसकी बाह बहन नहीं कर देते हैं, खोल देते हैं कपड़े उसके, पता चलता है अंदर बंदा क्या है जी। फिर और सुप्रीम कोर्ट का जज लगा होता है। तो फिर ये हमारे अंदर हम क्यों नहीं, अच्छा टीवी पे दिखाएं उसको, एक तो वहां दिखाते हैं, हाँ वहां दिखाते हैं, सारी हियरिंग दिखाते थे जी। फिर कोई इसमें सेट सीक्रेट है ही नहीं। तो यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। फिर आप मुझे कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री कर रहा हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग आए थे सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए, आप लोग आए थे तब्दीली के लिए, और सबसे ज्यादा वाहियात हरकतें सिविल सर्विस में आपने की। नहीं, हमने एक साल, मुझे ये पता है कि जो 22 की प्रमोशन थी ना, जी, 21 से 22 की, मैंने तो एक ही अटेंड की। मेरी बात तो सुने, आखिरी एक साल वो, ये आपकी इस मीटिंग के बाद क्या हुआ, ये तो आपने सुना दिया ना, उसके बाद का मुझे पता है। अच्छा बताइए क्या हुआ। उसके बाद फाइल खान साहब के पास पड़ी रही, उनके दफ्तर में, पीएम ऑफिस में, एक साल पड़ी रही, 21 से 22 वो हुई नहीं उनकी। उन्होंने कहा यार मैं आया बोल, हाँ, he said to me कि मैं एक एक कागज नहीं नहीं, पागल बना रहे हो सारे। नहीं, he said to me कि मैं पागल हो गया उसको देख के। हाँ, उसने कहा मैं पढ़ूंगा सारी। अच्छा, हमारे से भी डिस्कशन होती थी ना, क्योंकि हमारे भी सेक्टरों में इधर उधर, क्योंकि सारा दिन होते थे, और ये इतने स्मार्ट होते हैं कि जैसे ही वजीर आता है उसको ऐसे बोतल में उतारते हैं, उफ, यानी कि ब्रिलियंस अगर कोई सीखे ना किसी को बोतल में उतारने की, तो वो ये होती है ब्यूरोक्रेसी की। अच्छा, तो ये अब तमाशा तो है। सो आज आपने ब्यूरोक्रेसी का तमाशा उतार दिया। मेरा कहने का नहीं, मकसद तमाशा नहीं है यार, देखो ये तमाशा मुल्क का बन रहा है ना। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, मैं नहीं समझता वो 3 आदमी गलत या थे सही थे। मुझे ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों बिठाते हैं आप, मेरा ये सवाल है आपसे। पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर बेचारे को वही आई है। नहीं आई ना, यही तो आप, मैं एग्री कर रहा हूँ। 25,000 100 आदमी बैठा हुआ है, वो पता नहीं कहां रहा है, प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कहां रहा है, उसे क्या पता कहां से आया है वो। सर मगर इसमें मैं आपको आज एक बड़ी तल्ख हकीकत और आपको और बता दूं। ये जवाब भी आप दे, मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं, तल्ख हकीकत 8,000 किधर से आएंगे? नहीं, तल्ख हकीकत आपको और बता दूं। आज 62 मिनिस्ट्रियां हैं कराची पाकिस्तान में। हाँ, तो बंद करें। सुन ले बात, उन 62 मिनिस्टर्स में से सेक्रेटरी बहुत सारे ऐसे हैं जो 21 ग्रेड के हैं, कुछ 22 के हैं, और 22 ग्रेड के फारिग बैठे हैं, जिनको लगाया नहीं जा रहा, नहीं लगाया जाता। इसलिए 2 वजूहत है, एक तो पसंदीदा नहीं है, और दूसरे वो छोटे सूबों के। ये भी हो सकता है। हो नहीं सकता। नहीं, बड़े सूबों को भी फंसे रहते हैं सर, हो नहीं सकता। सर आप मुझे बता दें, मैंने बड़े सूबे के भी। सर आप मुझे किसी रेलेवेंट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी दिखा दें, चले। देखिए अली भाई, डिसएलिनेशन क्यों हो रही है लोगों की, चीजों को डीपली जाएं। मैं कम से कम 10 आदमियों को जानता हूं जो नहीं प्रमोट हुए क्योंकि वो लोग सही नहीं थे। कोई लोग आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि मेरे से नहीं चाहते, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको मेरी टाइम पे सब कुछ बता सकता हूँ, बल्कि मैंने एक वाकया लिखा भी है स्टील मिल्स का, ये प्राइवेटाइजेशन का, ये मैं जल्दी से सुना दूं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये 10 करोड़ लोग इस मुल्क में, अभी 9 करोड़ है ना, इसके बाद 10 से ऊपर हो जाएंगे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे। ये 10 करोड़ लोगों का कौन हिसाब देगा? ये मुल्क 25 करोड़ का है, उसमें से 10 करोड़ अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ये होगा क्या बॉस? यहाँ कोई सही को कोई समझ है कि नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रही। वो जो एक जो सहाफ़ी है, उसने सवाल पूछा, वो फाइनेंस मिनिस्टर के पटक चढ़ा दी उसने। हमारा दोस्त है, अपनी जगह वो जाके बैठ गया है, उसने कहा आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा बढ़ा दिया है, आपने ये नहीं कम किया, आपने वो नहीं कम किया, आपने ये सारे खर्चे कम नहीं किए, और अवाम के ऊपर और टैक्स थोप रहे हैं। मुझे पता है ना कि ये कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स आउट ऑफ द बॉक्स हम क्या हैं जो हमें लेने पड़ेंगे। आप एक काम करें, चलें आज इसके ऊपर एक शो खत्म करते हैं। एक काम करते हैं, ईद की छुट्टियां भी हैं, चलें 1 हफ्ता लगा लें, 2 हफ्ते लगा लें। एक शब्बर जैदी को चाहिए, भले और एडवाइजर अपने साथ 2-4 रख ले, पाकिस्तान के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करे जो बड़े बड़े स्टेप्स का हो, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस का, और वो प्रेजेंट हम करते हैं। हम इस शो में, अगले शो में, इसके अगले शो में प्रेजेंट करते हैं। भाईजान, हमारी नजर में ये एक डिबेट तो शुरू कराए ना, क्योंकि इस तरह तो दुकान नहीं चलेगी। अगले साल आप फिर 8,000 10,000 मांग रहे हो। देखिए मेरी बात सुने, मैंने और नदीम उल हक साहब ने और शाहिद कादार साहब ने एक प्रेजेंटेशन बना के पब्लिक में की, और जो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया कि टैक्स के निज़ाम के अंदर ये है, ये वो हमने ऑलरेडी कर दी है। अब ईद के बाद मैं और वही ग्रुप बैठ रहा है, और हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये 2,700 वाला खर्चा है, इसे कैसे सेटल करेंगे।
क्योंकि अब हमें उम्मीद है कि ये इनके बस का तो काम है नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं। तो वो हम करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल हमने ये टैक्स वाला कर दिया है। अब हम ये करने जा रहे हैं कि 2700 वाला कैसे हल किया जाएगा। मगर अली भाई, मेरा इस पर थोड़ा सा मुख्तलिफ एक अप्रोच है। जब एक आदमी बेहिस हो जाए ना, और लफ्ज़ गलत है, मगर जब आदमी बेगैरत हो जाए ना, तो उसको हिलाना पड़ता है। हाँ, टीका लगाना पड़ता है बड़ा बड़ा। नहीं, उसको हिलाना पड़ता है। इस्लामाबाद का जो माहौल है ना, वो बेगैरत हो गया है। कूफा कहता हूँ मैं इसको। नहीं, वो उनको ये एहसास नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये जानते हुए कि झूठ है। देखिए, अगर वो सच बोल दे ना, तो मसला हल हो जाएगा। जब इस्लामाबाद की असेंबली में जाते हैं तो वो खड़े होकर, पता नहीं क्यों आपका मिनिस्टर हो किसी का मिनिस्टर हो, उस पता नहीं क्यों उस पोडियम में क्या खराबी है कि वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। उस पोडियम में वो खराबी है, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ गया है कि यार उसके अंदर वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब असेंबली में दाखिल हो रहे थे बजट वाले दिन के अंदर, तो उनके साथ कोई 30 आदमी ज्यादा साथ चल रहे थे। कैमरे में आने के लिए। क्या? कैमरे में आने के लिए। क्यों? कौन है ये सारे लोग? ये सारे एमएनए असेंबली के फ्लोर पे तो नहीं, एमएनए वाले नहीं थे, एमएनए वाले नहीं थे। ऐसे ही जो सिक्योरिटी गार्ड, ये एजेंसी वाले, वो असेंबली के फ्लोर पे नहीं आ सकते। नहीं, असेंबली के फ्लोर की बात नहीं कर रहा मैं, वो जो कॉरिडोर से असेंबली में आ रहे थे। अच्छा, कॉरिडोर से। तो वो तो फिर सर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के कि हम बादशाह मुल्क हैं, तो यहाँ बादशाहियत में तो ये होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है। जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है वो असेंबली में क्यों दाखिल होता है? असेंबली के फ्लोर पे नहीं आ सकता। नहीं, अगर वहाँ साइड में बैठता नहीं, है। क्यों? क्योंकि शायद वो प्राइम मिनिस्टर के सारे लवाजमात देखता है, तो प्राइम क्या मिनिस्टर लवाजमात? कोई भी चीज सही है। मतलब बाकी सेक्रेटरी नहीं है उनका कोई? मोबाइल हो, ये कोई मैसेज आ जाए इंपॉर्टेंट फला टम का, वो यानी कि वो सारा का सारा उसके पास ही होता है ना, सारा डेटा। नहीं, मुझे कोई बुराई यानी नहीं कि आप मिलिट्री सेक्रेटरी की पोजीशन से इख्तिलाफ करते हैं। हाँ, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या अमेरिका में होता है? नहीं, इंडिया में होता है? इंडिया का पता नहीं, अमेरिका में हम गए थे व्हाइट हाउस में, नजर कोई नहीं आया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मिलिट्री सेक्रेटरी कायद आज़म का भी नहीं था, कोई एडीसी होता था। एडीसी अलग होता है। एडीसी अलग होते हैं। एडीसी एक नेवी का होता है, एक आर्मी का होता है, एक एयरफोर्स। एडीसी एक अलग चीज है। एडीसी एक अलग चीज है। ये मिलिट्री सेक्रेटरी के नीचे होते हैं। एडीसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठता। नहीं बैठता, ठीक है, बैठ जाता है अगर नहीं, कभी नहीं। सवाल ही नहीं, नहीं, हमारे यहाँ तो पीछे कैबिनेट मीटिंग में एक तरफ आपके वाले तो एक तरफ एडीसी बैठता था, कभी नेवी वाला, कभी एयरफोर्स वाला। तो आए उनकी सपोर्ट से थे, आपकी तो क्या बात करें? नहीं, हम उनकी सपोर्ट, यार हम आपकी सपोर्ट ये इसके ऊपर मैं आपसे लड़ाई डिस्कशन छोड़ दे आप उसको। तो नहीं, मगर ये सारे अभी फरवरी 8 को ये सारे जो है ना, ये देखिए मेरी बात सुनो, मैं गलती किसी की बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये भुट्टो साहब लाए थे, मिलिट्री सेक्रेटरी भुट्टो साहब ने शायद शुरू किया था, उससे पहले नहीं होता था। आईएसआई भी भुट्टो साहब ने बनाई। क्या? आईएसआई भी भुट्टो साहब ने बनाई। तो मैं ये अर्ज करने की कोशिश, Am I right or wrong? अच्छा, मगर मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब आईएसआई का पॉलिटिकल विंग भुट्टो साहब ने बनाया, 70 हो गए ना, 70 को आज 50 साल हो गए, असेंबली में कोई रेजोल्यूशन क्यों नहीं आई इसके बारे में? कौन लाएगा? चब्बर भाई क्या बातें कर क्या? यार आप मजाक कर रहे, कौन लाएगा ये? कौन लाएगा रेजोल्यूशन भाई? कौन लाएगा? इमरान खान ने तो कैदी नंबर 804 है। नहीं, 804 आज ऐलान कर दे कि मैं ये करूंगा, मैं उसके लिए जान दे दूंगा। नहीं, आपकी जान हमें बहुत। नहीं, बताए ना क्यों नहीं कर रहा ऐलान? क्या कि हम आईएसआई का पॉलिटिकल विंग बंद कर देंगे। कौन करेगा? अरे यार, बयान तो दे दो। अब नारा लगाए, कौन करेगा? हाँ। भाई शब्बर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मेरी, आप लोग बार बार बात करते हैं, नहीं, आप मेरी बात, आप लोग बार बार करते हैं सिविलियंस और बेसिक, ठीक है। आपने मोदी की इंस्टॉलेशन की तस्वीर देखी है? मैंने देखी। क्या कह रहे हो? पीछे तो देखो, पीछे शाहरुख खान आगे बैठा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, शाहरुख खान आगे बैठे, बस मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ। मुझे एक और इस पे बिल्कुल है, आप मुझे बताएं, इंडिया आपका पड़ोसी मुल्क है। एक उसके साथ आपको ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, ट्रेड। अच्छा सुने आप, अच्छा, जो आपके बड़े जो आज़ाद मीडिया है, जो मीडिया बैठी हुई है और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके दोस्त, किसी ने 1 मिनट के लिए इंस्टॉलेशन की तस्वीर दिखाई?
उन इंडिया तो हमारी यार एक मिनट के लिए दिखाते हैं कि इंडिया में नया प्राइम मिनिस्टर आया है, ये इंस्टॉलेशन हुई है, एक सेकंड के लिए दिखा देते हैं। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की होती है उसकी सब दिखाते हैं। नहीं तो वहां भी नजर कोई नहीं आता। नहीं अली, मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मैं सीरियसली बताऊं एक बात, मैं आपको यकीन से कहता हूं, ISPR ने मना नहीं किया होगा इनको, ना मिलिट्री ने मना किया होगा, ये हैं ही जाहिल, ये जाहिल हैं, ये उनसे ज्यादा जाहिल हैं। अगर ARY या समा या हम दिखाता, मैं आपको यकीन से कहता हूं इंडिया ISPR कुछ नहीं कहता, ये उनसे 2 हाथ आगे हैं। मेरी बात है, इनके दिल में ये शुरू करते प्रोग्राम हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया। मेरी बात समझे, बराबर वाले मुल्क में प्राइम मिनिस्टर आया, उसकी इंस्टॉलेशन हुई, आपको क्या एक सेकंड की खबर नहीं बनती थी? बनती थी या नहीं बनती थी? आप में से किसी ने कभी इस बात का एहसास किया कि ये खबर क्यों नहीं चली? इसलिए कि इसलिए कि आप लोग हो गए हो बेहिस। आप रह रहे हो एक मिलिट्री स्टेट में, आपका दिमाग बन गया है एक वो वाली स्टेट जिस तरह सद्दाम हुसैन की है या ईरानियों की है या सऊदियों की है। आपके अंदर तहजीब याफ्ता मुल्क का कोई जरासीम है ही नहीं। ये तहजीब वाली बात है कि आपके बराबर वाले मुल्क में इंस्टॉलेशन हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, आप 2 मिनट के लिए कहते मोदी साहब ने तीसरी दफा इंस्टॉलेशन हासिल कर ली, इसमें कोई तकलीफ थी? अच्छा, उन्होंने दिखाया था हमारा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूं अगर उन्होंने गलती की या आपने गलती की, ये रेलेवेंट है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या शरीफाना तहजीब याफ्ता मुल्कों में ऐसा होता है? ये अच्छा हाल ये है कि दवाओं का रॉ मटेरियल उनसे ले रहे हो, सारी दवाएं का रॉ मटेरियल ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ठीक है, रॉ मटेरियल उनसे ले रहे हो, दवाएं आप खा के उन्हीं की दवाएं खा के उन्हीं को गोली मारने का फैसला कर रहे हो, यही है ना? गोली ये वाली खाते हैं, नहीं वो वाली भी खाने का देना। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये सारी कहानी, मैं सिंसियरली तुम्हें कह रहा हूं कि ये काम मिलिट्री वालों ने मना नहीं किया होगा, ये इनके अंदर भी एक मुसलमान जंगजू बैठा हुआ है, खौफ। नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये भी चाहते हैं कि जाके कब्जा करें टैंक से जाके लाल किले पर। नहीं यार, आप समझ नहीं रहे, करेंगे कभी नहीं। ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिश इनकी ये है कि ये जाकर कब्जा करें टैंक पे बैठ के जाकर। ये तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश है कि ये लाल किले पे कब्जा करें टैंक में जाकर। इस ख्वाहिश में ये मर जाएंगे, मगर ये ख्वाहिश इनकी नहीं जाएगी। ये आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं क्या कहता हूं बार बार, पाकिस्तान का मसला अब, आपने कहा ना 10,000 कैसे पे होगा, पाकिस्तान का मसला अब माशी नहीं है, माशरती है। कि ये माशरा ये एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है कि हमारे लोगों का मसला कभी हल नहीं होगा। देखिए, ये तो वो डफर हैं जिन्होंने किताबों पर टैक्स लगा दिया। अच्छा, आप पता है क्या करेंगे? अब ये करेंगे क्या? अब लिखेंगे बुक्स एक्सक्लूडिंग कुरान मजीद। अब मैं आपको हमारा पूरा हो गया टाइम। हाँ। मेरी आप प्रेडिक्शन सुन जी, बताइए। अब मेरी प्रेडिक्शन ये है जी, बताइए। एक्सपोर्टर पे लग गया है, इस पे लग गया है, एक्सपोर्टर वापस हो जाएगा। अब सब पे लग तो गया ना इस वक्त, तो बहुत हाँ। इतना बड़ा ये वो एक तूफान बदतमीजी खड़ी हो गई है मुल्क में। टैक्स, अभी जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े तगड़े लोग हैं ना, अब ये सब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की फ्लाइट लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, राइट मोड़। तो मैं 2 बड़े कंपनियों का डायरेक्टर हूँ ना, वो आपकी कंपनी वाली भी राइट जाएंगे। चले गए, पंडी पहुंच गया ना, पहुंच गए। शब्बर भाई, सी यू नेक्स्ट वीक।